हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर एसएससी जीडी में ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। आवारा गैस कौन सी है? ठीक है। तो दोस्तों, ये आवारा गैस क्या होती है? इसको हम हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा गैस। किसको? हाइड्रोजन को आवारा गैस बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको आवारा गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन के चूंकि बाह्य कोश में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पीरियाडिक टेबल में इसको कभी कभी फर्स्ट ए ग्रुप में रखा जाता है या पहले ग्रुप में रखा जाता है, और कभी कभी इसको 17वें ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि बाह्य कोश में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से। तो इसका पीरियाडिक टेबल में स्थान फिक्स ना होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? आवारा गैस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर गैस कौन है? तो दोस्तों, जो स्ट्रेंजर गैस होती है, स्ट्रेंजर गैस हम जीनान को बोलते हैं। जीनान, जिसका फार्मूला होता है XE, या इसको बोलते हैं जीनान, ठीक है। तो यहाँ पर जीनान को हम स्ट्रेंजर गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो जीनान शब्द है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक भाषा में जीनान का मतलब होता है, ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक भाषा में इस जीनान शब्द का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है ये आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। विद्युत बल्ब में जो होती है, आर्गन होती है, नियान होता है, या पारा गैस होती है, ठीक है। जिसमें से पारा क्या होती है? थोड़ी जहरीली गैस होती है। क्या होती है? जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रिज में प्रयुक्त गैस कौन है? तो दोस्तों, जो फ्रिज में गैस प्रयुक्त होती है उसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम फ्रेयान भी कहते हैं। क्या? फ्रेयान। तो दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, नाम बदल के भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रिज में जो प्रयुक्त गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, उसको हम फ्रेयान भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ जमाने या पानी ठंडा करने वाली गैस कौन सी होती है? दोस्तों, जो रेफ्रिजरेटर आपके घरों में होता है उसमें बर्फ जमाने का कार्य होता है या पानी को ठंडा करने का कार्य होता है, तो वहां पर कंप्रेसर में क्या होता है? अमोनिया गैस रहती है। कौन सी? अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस का प्रयोग किस में होता है? पानी को ठंडा करने में या फिर बर्फ को जमाने में। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है NH3 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, फुटबॉल में जो गैस भरी जाती है वो या तो हाइड्रोजन भरी जाती है। क्या? हाइड्रोजन या हीलियम, ठीक है। ये क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये दोनों गैसें ही बहुत ही हल्की होती हैं और ये अज्वलनशील होती हैं। क्या होती हैं? अज्वलनशील, ठीक है। तो इनके इस गुण की वजह से इनको हम फुटबॉल में भरते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, खेतीबाड़ी करते होंगे, हमेशा देखते होंगे कि उर्वरक बनाने में हमेशा उसके हर एक फार्मूला में अक्सर आपको नाइट्रोजन जरूर मिलता होगा। तो नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उर्वरक बनाने में जिस गैस का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस,
नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध के दौरान जहरीले बादल वाली गैस कौन है? तो दोस्तों, युद्ध के दौरान जहरीले बादल वाली गैस जो होती है वो होती है फास्जीन। कौन सी होती है? फास्जीन। फास्जीन, इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है COCl2 होता है। ठीक है, COCl2, इसको हम फास्जीन कहते हैं। ठीक है, इस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 85,000 लोग इसके द्वारा मारे गए थे। लोग मारे गए। ठीक है, तो ये चीज़ ख्याल रखिएगा, फास्जीन गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था और इसका जो फार्मूला होता है COCl2 होता है। इसको युद्ध के दौरान अक्सर लोग रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्मों की शूटिंग के दौरान बादल बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? आप लोग देखते होंगे फिल्मों की शूटिंग में या नाटकों में अक्सर जो स्टेज पर क्या होता है, बादलों की तरह रहता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल बादल बनाए जाते हैं, ये बादल की तरह सिर्फ दिखते हैं, वास्तव में बादल होते नहीं। वो वास्तव में क्या होता है? वो होता है द्रवित नाइट्रोजन। द्रवित नाइट्रोजन। ठीक है, या उसको हम बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग होता है आधुनिक बादल बनाने में, फिल्मों में शूटिंग के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे कि आग को बुझाने में सबसे ज़्यादा उपयोग किस गैस का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ख्याल रखिएगा, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनसे जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं अज्वलनशील परंतु जलने में सहायक गैस कौन है? तो दोस्तों, ऐसी गैस जो दूसरों को जलाती है और स्वयं नहीं जलती, वो होती है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। आप लोग हमेशा जानते होंगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है? दहन होता है, लेकिन ये क्या करती है? स्वयं नहीं जलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है दूसरों को जलाती है और स्वयं नहीं जलती। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में जो जिम्मेदार गैस है वो है मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या? एक सेकेंड, ये होगा मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये भोपाल गैस त्रासदी में एक जिम्मेदार गैस है। इसकी वजह से लगभग 2500 व्यक्ति, 2200, कुछ अलग अलग आंकड़े आते हैं, लगभग 2500 व्यक्ति क्या गए, मारे गए थे। ठीक है, और ये जो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है CH3COCN। ये है मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका प्रयोग वहाँ पर एक कीटनाशक बनाने में होता था। ठीक है, किसी फैक्ट्री में, और वहाँ से गैस रिस गई थी जिसकी वजह से लगभग 2500 लोग मारे गए थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस कौन सी है? तो दोस्तों, जो लाफिंग गैस होती है या हंसी निकालने वाली गैस होती है, ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? N2O। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सोलर पैनल में प्रयुक्त तत्व कौन है? तो सोलर पैनल में जो तत्व प्रयोग किए जाते हैं वो हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन, एक सेकंड, सिलिकॉन
डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और लेड। ठीक है, तो इन दोनों तत्वों का प्रयोग होता है। इनका जो फार्मूला होता है SiO2 और लेड का जो फार्मूला होता है Pb होता है। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सोलर पैनल में करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आशा धातु कौन है? तो दोस्तों आशा मतलब क्या होता है? होप। होप का मतलब ये होता है कि एक ऐसी धातु जो हमें अपने बेहतर भविष्य की तरफ विचार करने के लिए उत्प्रेरित करे। ठीक है, तो इसी को हम आशा कहते हैं कि कुछ भविष्य में आशाएं दिख रही हैं। तो आशा धातु कौन सी होती है? यूरेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? आशा धातु बोलते हैं, यूरेनियम। ठीक है, इसका हम अक्षर U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्यों इसको आशा धातु बोलते हैं? क्योंकि यूरेनियम क्या होता है? एक परमाणु ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो भविष्य में हमें ऊर्जा की जो कमी है उसको पूरा करने में यूरेनियम काफ़ी सहायता करेगा, इसीलिए हम इसको आशा धातु बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु कौन? तो दोस्तों भविष्य की जो धातु है वो टाइटेनियम, प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, तो टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को हम भविष्य की धातु बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइटेनियम बाकी मेटल्स की तुलना में ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगती है, इसीलिए इनका प्रयोग हम हथियारों को बनाने में करते हैं। ठीक है, तो भविष्य में ये जो है जल्दी ख़राब नहीं होती, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? भविष्य की धातु बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप रसायन विज्ञान पढ़े हैं तो इसका उत्तर जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु जो होते हैं वो होते हैं प्रथम वर्ग के तत्व। प्रथम वर्ग मतलब क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, नियान। नो, ये प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं, हाइड्रोजन, फ्रांसियम। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसमें अब सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो धातुओं की क्रियाशीलता तो प्रथम वर्ग वाले सबसे ज़्यादा क्रियाशील है ही, लेकिन इसमें से कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है? तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो। ठीक है, मतलब सबसे कम बंधे हों, और सबसे कम बंधे होंगे फ्रांसियम के, क्योंकि ये क्या है? उस वर्ग में सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो फ्रांसियम के इलेक्ट्रॉन सबसे कम बंधे रहते हैं, इसलिए ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? फ्रांसियम है। लेकिन चूंकि फ्रांसियम एक आर्टिफिशियल एलिमेंट, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। ये क्या है? आधुनिक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? फ्रांसियम को ना मान करके हम सीजियम को क्या मानते हैं? सबसे ज़्यादा क्रियाशील मानते हैं। सीजियम क्या है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है, क्योंकि ये सीजियम एक नेचुरली अकरिंग है, प्रकृति में पाया जाता है, और फ्रांसियम को हम क्या करते हैं? अत्याधुनिक तरीके से लैब में बनाते हैं, इसलिए इसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसलिए हम इसको ना मान करके हम किसको मानते हैं? सीजियम को सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु मानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा? सीजियम। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में अत्याधुनिक पूछा जाता है या आर्टिफिशियल धातु पूछा जाता है तो वहाँ पर उत्तर क्या होगा? फ्रांसियम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रमुख अश्रु गैस कौन है? तो दोस्तों अश्रु गैस के रूप में जो पुलिस है या फिर आर्मी वाले हैं, ये लोग हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं बड़ी भीड़ को हटाने के लिए। ठीक है, अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये जो अश्रु गैस होती है इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं?
पिक्रिन, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन। और इसका जो फार्मूला होता है CCl3 NO2, इसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रिन। इसको हम आंसू गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, पुलिस वाले भीड़ को हटाने में करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सड़े अंडे की गंध उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों ये 12वीं का लास्ट का प्रैक्टिकल होता है, और सड़े अंडे जैसी उत्पन्न करने वाली गंध उत्पन्न करने वाली गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। फार्मूला होता है H2S, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक सड़े अंडे जैसी गंध उत्पन्न करने वाली गैस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सड़ी मछली की तरह गंध वाली गैस कौन है। तो दोस्तों सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस जो होती है वो ओजोन होती है। कौन सी, ओजोन। और इसका जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, O3 होता है। तो इसकी जो गंध होती है बिल्कुल सड़ी मछली की तरह होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक कौन सा है, ठीक है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों ब्यूटेन एवं प्रोपेन। क्या, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा C4H10, ठीक है। एवं प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, इसका फार्मूला होगा C3H8, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं LPG या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक है। दोस्तों ये जो LPG होता है ये हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, रसोई में करते हैं, या घरों में खाना बनाने के रूप में LPG का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो दोस्तों जो CNG होता है इसका मुख्य घटक होता है ईथेन एवं मीथेन, ठीक है। तो एथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6, मीथेन का होता है CH4। तो ये जो दोनों गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, CNG में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं, और CNG का सबसे ज़्यादा प्रयोग ईंधन के रूप में मोटर गाड़ियों में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चीनी को सफ़ेद करने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो चीनी को सफ़ेद करने वाली गैस होती है वो होती है क्लोरीन, क्या, क्लोरीन, ठीक है। तो चीनी को सफ़ेद करने में मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है, बाकी और कोई गैस नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन यौगिकों का निर्माण करने वाला तत्व कौन है। तो दोस्तों जो रंगीन यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व होते हैं वो जनरली D ब्लॉक के सभी तत्व जो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, कौन से, D ब्लॉक। और D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। तो या ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोलते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं ये क्या करते हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेकिन किसी अगर एक तत्व का नाम पूछा जाए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है तो वो है क्रोमियम। कौन है, क्रोमियम, ठीक है। इसका जो
फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, Cr होता है। ठीक है, तो क्रोमियम ही क्या होगा यहाँ पर, सबसे ज़्यादा रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर उठने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर आप लोगों को जादूगर लोग भी दिखाते होंगे। तो इसमें क्या होता है, अगर ग्लास में किसी द्रव को रखा जाए और वो गैस के रूप में ऊपर की तरफ उठने लगती है, उसके जो ग्लास होता है, ग्लास के ऐसे किनारों पर क्या होता है, यहाँ से ऐसे निकलती हुई दिखाई देती है, फिर ऐसे नीचे आती है। ठीक है, लगेगा कि यहाँ पर कुछ भरा है और भरने के बाद ये क्या कर रही है, ऐसे निकल के जमीन पर गिर रही है ऑटोमेटिक, जबकि ग्लास को पलटा भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जो गैस होती है यहाँ पर जिस गैस को हम भरते हैं वो होती है हीलियम। हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस गैस का प्रयोग करते हैं हम ग्लास में, वो होती है द्रवित हीलियम। ठीक है, द्रवित हीलियम गैस को हम जो है ग्लास में रखते हैं, और यहाँ पर रखने के बाद वो क्या होती है, रखने के बाद क्या होती है, यहाँ से इसके किनारों से ऐसे निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, कौन सी होती है, हीलियम गैस होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों जो फूलों का रंग होता है उनको उड़ाने वाली गैस होती है, वो होती है क्लोरीन। कौन सी, क्लोरीन गैस। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है Cl2 होता है। तो क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में आने से जो रंग होते हैं फूलों के, वो उड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो रंग उड़ाने की प्रक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं व्यंजीकरण। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक घनत्व वाला धातु तत्व होता है, वो होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम, ठीक है। और ऑस्मियम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, OS होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो होता है ऐसा धातु है जिसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाली धातु तत्व कौन है। तो दोस्तों जो सबसे कम घनत्व वाली धातु तत्व है वह लिथियम है। क्या है, लिथियम। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Li होता है। ठीक है, तो लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी पर तैरने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों जो पानी पर तैरने वाली धातु है वह है सोडियम। क्या है, सोडियम। इसका जो फार्मूला होता है Na होता है। दोस्तों सोडियम बहुत ही हल्की धातु है, और इसको जो है इसका घनत्व इतना कम होता है कि इसको अगर चाकू से काटेंगे तो कट जाएगा, और इसको अगर पानी में डालेंगे तो इसका पानी से भी कम घनत्व होता है, तो इसलिए पानी के ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीवनदायिनी गैस कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे जीवनदायिनी गैस से, क्योंकि एक ऐसी गैस जिसके ऊपर किसी भी प्राणी का जीवन जो है निर्भर है। हम सभी मानव जातियों के साथ साथ जानवरों का, पेड़ पौधों का, सबका लगभग जीवन निर्भर है। तो यह गैस है कौन सी, ऑक्सीजन। कौन सी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा ये 30 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। फिर हम मिलेंगे एक नए सेट के साथ। ठीक है, थैंक यू।